हाय हेलो एवरीवन। सो बंधन बैंक के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसका ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बैंक से। सो बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल जब आप देखते हो तो बेसिकली ये बैंक माइक्रो फाइनेंसिंग से स्टार्ट हुआ था। जो ईईबी पोर्टफोलियो है इनका, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स को ये लोन देते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। सो ये इनका सबसे मेन बुक हुआ करता था इनके इनके ओवरऑल लोन बुक का। बट यहीं से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी आया इस बैंक को, बिकॉज सबसे ज्यादा ग्रॉस एनपीएस वगैरह इसी बुक से आए इस बैंक के लिए। एंड वेस्ट बंगाल और असम में इनका मेन प्रेजेंस था। सो इन्हीं दोनों स्टेट्स में ये सबसे ज्यादा लोन देते थे माइक्रो फाइनेंसिंग का। बट फिर वहां पे फ्लड वगैरह का इशू, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इनका एनपीएस बढ़ना बहुत स्टार्ट हुआ एंड उसमें इम्प्रूवमेंट अभी भी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 2-3 साल का ये जो पूरा सेक्टर रिवाइव हुआ है, पूरा बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, इसमें एक बंधन बैंक ही एक ऐसा मेन स्ट्रीम बैंक नजर आता है जिसने पूरे सेक्टर को बहुत बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। इस बैंक के नंबर्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुए हैं पिछले 2-3 साल में, अगर हम कंसिस्टेंटली देखें, बिकॉज वो एनपीए वाला पेन अभी भी इस बैंक के साथ में है। देन 2-3 साल पहले तो इन्होंने ये डिसीजन भी लिया था कि अब अपना जो माइक्रो फाइनेंसिंग का जो पोर्टफोलियो है, उससे हम शिफ्ट करेंगे अपना फोकस एंड रिटेल लोन, हाउसिंग लोन, एसएमई वगैरह लोन, कमर्शियल बैंकिंग की तरफ हम फोकस करेंगे। और इनफैक्ट इन्होंने उस चीज को किया भी है। अगर आप इसका इनका एलोकेशन देखते हो तो एक टाइम था जब 50% से ज्यादा जो लोन बुक था इनका वो माइक्रो फाइनेंसिंग का था, अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग, ईईबी जो पोर्टफोलियो है इनका। बट आज के टाइम पे आपको वो दिखता है कि इनका हार्डली 33% है टोटल लोन बुक का माइक्रो फाइनेंसिंग। बट एनपीए वाला पेन अभी भी है बैंक के साथ में। तो इस क्वार्टर में वैसे तो आप ग्रॉस एनपीए इनका देखोगे तो 7% से कम होकर के 3.8% पे आ गया है। तो नंबर वाइज तो आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखेगी। लेकिन इसके इसके पीछे का रीजन जो है वो एक्चुअली बैंक ने राइट ऑफ किया है। इन्होंने बहुत ज्यादा लोन इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर राइट ऑफ किए हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रॉस एनपीए आपको 7% से 3.8% के आसपास दिख रहा है। एक्चुअली इन्होंने लास्ट ईयर भी कुछ इस तरीके का ही एक एक्टिविटी किया था, जब इनका ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट 4-5% के आसपास था। तो इन्होंने एआरसी जो है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको इन्होंने अपने एनपीए सेल किए थे, तो जिसकी वजह से इनके एनपीए के नंबर सडनली इंप्रूव हो गए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा से इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही, FY24 के स्टार्टिंग में, इनके एनपीए दोबारा से बढ़ने लगे हैं। 7% तक ये एनपीए इनका पहुंच गया था थर्ड क्वार्टर में, जिसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया काफी ज्यादा। तो अब वो एनपीए आपको 3.8% दिख रहा है। सो यही मेन प्रॉब्लम है इस बैंक के साथ में। हर कुछ टाइम में इनका एनपीए बढ़ता है, देन बैंक उसको राइट ऑफ करता है, इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट के नंबर्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप इस क्वार्टर में ही देखते हो, सो बंधन बैंक का जो नेट प्रॉफिट है, वो ऑलमोस्ट 800 850 करोड़ के जो आसपास होता था हर एक क्वार्टर में, तो वहां से कम होकर के सिर्फ 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बैंक ने रिपोर्ट किया। मतलब लॉस में जाने से ऑलमोस्ट बैंक बचा है इस क्वार्टर में, क्योंकि प्रोविजनिंग इतनी करता है ये, बिकॉज एनपीए बढ़ जाते हैं, राइट ऑफ भी कर दिया आपने, तो उन दोनों का इम्पैक्ट इन पे पड़ा है। आरओई का नंबर अगर आप देखोगे तो कहाँ 2% से ज्यादा के आरओए होते थे इस बैंक के। सो वो कम होकर के अब 1.1% पे आरओए है इनका। आरओई इस बैंक का 17% से कम होकर के 10-11% पे आ गया है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा वैल्यू आप क्रिएट नहीं कर पाओगे अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अगर लगातार आपके एसेट क्वालिटी में इस तरीके की चीजें होंगी। देन अगर हम लोन ग्रोथ भी देखते हैं इस बैंक का, तो 14% के आसपास की ग्रोथ है, काफी एवरेज ग्रोथ है। इवन अगर मैं राइट ऑफ वाला पार्ट इस बैंक का एक्सक्लूड भी कर देता हूँ, तो भी जो इनकी लोन बुक की ग्रोथ है वो 18% है। अब 18-17% की ग्रोथ तो मुझे आज के टाइम पे जो बड़े बैंक्स हैं, स्टेबल बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सो इतनी ग्रोथ तो मुझे उन बैंक से ही मिल रही है। एंड वो बहुत ज्यादा स्टेबल बैंक्स हैं, उनका ब्रांड है ऑलरेडी बना हुआ, मार्केट में जाके वो डिपॉजिट बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं। उनकी बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, मार्जिन उनके हेल्दी हैं, सस्टेनेबल हैं। सो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अगर आप एक मिड साइज बैंक हो, आपके लोन बुक का साइज कितना, 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक है इनका, सो एटलीस्ट आपको 20-25% की ग्रोथ टारगेट करना चाहिए। बट वो भी इस बैंक का सस्टेन नहीं रह पाता है। देन डिपॉजिट बुक अगर आप देखते हो तो एक्चुअली इन्होंने वहां पे अच्छा काम किया है। 25% से इनका डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस, एंड अनडाउटेडली डिपॉजिट वाले फ्रंट पे इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स को भी आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इनका कासा भी काफी अच्छा रहा है, कासा बुक जो कि एक हार्ट होता है एक बैंक के डिपॉजिट्स का। सो कासा बुक इस बैंक का 18% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस, एंड कासा रेशियो भी इस बैंक का 36% से इंप्रूव होकर के 37% पे आ गया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। सो कासा रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, कासा डिपॉजिट भी अच्छी ग्रोथ आई है, तो उस पर तो बैंक की अच्छी परफॉर्मेंस है। देन वो जो डाइवर्सिफिकेशन वाला जो पार्ट है इनका, कि माइक्रो फाइनेंसिंग वाले पोर्टफोलियो को कम करना है,
रिटेल लोन, हाउसिंग लोन को बढ़ाना है, तो वो भी ठीक चल रहा है बिकॉज माइक्रो फाइनेंसिंग 33% पे आ गया है। प्लस कमर्शियल बैंकिंग की ग्रोथ अच्छी रही है इनकी, अराउंड आई थिंक 32% के आसपास की ग्रोथ आई है। कमर्शियल बैंकिंग में बेसिकली ये एसएमईज को, एनबीएफसीज को लोन देते हैं, तो वो बुक इनका ठीक ठाक कर रहा है। हाउसिंग लोन के अंदर इनकी 11-12% की ग्रोथ है, तो वो वाली चीज तो एग्जीक्यूट ठीक हो रही है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है एसेट क्वालिटी में। ऑल दो इस क्वार्टर में इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर अगर आप देखते हो तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। कलेक्शन एफिशिएंसी अब इनकी इंप्रूव होकर के 98-99% के आसपास आ गई है। इसके साथ में जो डीपीडीज के नंबर हम देखते हैं, डे पास ड्यू, या फिर जो एसएमएस के नंबर देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितने कस्टमर्स ने इनकी एक ईएमआई मिस की है, 2 ईएमआई मिस की है, या फिर 3 ईएमआई मिस की है, तो वो वाला नंबर भी इंप्रूव हुआ है इनके लिए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी। एक दो क्वार्टर आप देखते हो कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखता है इनकी एसेट क्वालिटी में, एंड जहां एक इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू होता है, वही अगले क्वार्टर में इस बैंक का एनपीए वापस से बढ़ जाता है, या फिर ये प्रोविजनिंग बहुत बढ़ा देता है, फिर बीच में राइट ऑफ आ जाता है। तो सस्टेनेबल तरीके से बैंक ग्रो ही नहीं कर पाता अपने ईपीएस को, अपने अपने नेट प्रॉफिट को। सो अल्टीमेटली इसमें लॉस किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। एंड वहीं आई मीन अब यहाँ पे अब ये भी काउंटर नहीं कर सकते कि इसका प्राइस टू बुक बहुत कम है, 1.3 1.4 के आसपास है आई थिंक। सो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं बनती, बिकॉज इतने लो प्राइस टू बुक का मैं क्या करूंगा अगर मुझे बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं मिल रही है। हर एक दो क्वार्टर के बाद इनका कोई इवेंट होगा जिसमें इनका एनपीए बढ़ेगा, प्रोविजनिंग ये लोग डबल कर देंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, एंड वहां मैं देखूंगा कि प्रॉफिट ग्रोथ एकदम से मेरा चला गया। सो वो लॉस है, इसमें कुछ भी वैल्यू आप ढूंढने जाओगे तो वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ये प्राइस टू बुक जो है ये कोई मैटर ही नहीं करता अगर बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसी प्राइस टू बुक के कंपैरिजन में देखूं तो मुझे आरबीएल बैंक बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एटलीस्ट वो बैंक 20-25% पे ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, उसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि मेन इनकम होता है एक बैंक का, वो ऑलमोस्ट 25-30% पे ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी उसकी इंप्रूव हो रही है। बैंक का टारगेट है कि 2026 तक उनको 20% की ग्रोथ मेंटेन करनी है। सो वो बैंक अच्छा लग रहा है। सो एटलीस्ट वहां पे ग्रोथ है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ तो आपको हर क्वार्टर में आप देखते हो कि एसेट क्वालिटी खराबी होती जा रही है बैंक की। तो लो प्राइस टू बुक कुछ मैटर करता नहीं है यहाँ पे, आरओई का नंबर खराब हो रहा है। सो वैसे आई मीन कुछ भी फिक्स तो नहीं है, ऑब्वियसली हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर में कंसिस्टेंसी दिखाए ये बैंक, एसेट क्वालिटी इनकी और इंप्रूव हो, ग्रोथ वापस से आए, सो वो चीज पॉसिबल है। एंड उसके लिए ट्रैक तो करेंगे हम, लेकिन उस होप में हम आज कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते इस बैंक में, बिकॉज इस बैंक की कंसिस्टेंसी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। सो बाकी देखते हैं आगे कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। लास्ट क्वार्टर में भी इसको कवर किया ही था हमने, अगले क्वार्टर में भी करेंगे। कॉन कॉल में देखते हैं मैनेजमेंट का क्या ओवरव्यू है FY25 को लेकर के। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था बंधन बैंक के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।